नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अच्छी पाठशाला पर स्वागत है। हम सभी लोग टिलेज को पढ़ रहे हैं। तो टिलेज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी प्रकार की अगर आप फसल को बोते हैं तो उसके लिए खेत की जुताई करना, खेत को तैयार करना, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से टिलेज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से 1 से 2 नंबर देखने को आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। तो पहले हमने एक क्लास इसकी कर ली और आज इसकी संभवतः अंतिम क्लास होगी। पहले जिन चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया उसको फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ताकि अपने आप को चीज़ों से जोड़ पाएँ, फिर आगे हम बात करेंगे। तो हमने बताया था कि टिलेज के बारे में जैत्रोटिल महोदय हैं, इनका एग्रोनॉमी के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है। तो इनसे संबंधित चीज़ों को आप अक्सर जरूर याद रखें। तो खैर, आइए हम सभी लोग अपना रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सन 1731 में जैत्रोटिल महोदय ने न्यू हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि न्यू हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो जैत्रोटिल महोदय के द्वारा लिखी गई है। इसको आप याद रखें, ये वाली पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा क्या कहा गया था? इनके द्वारा यह कहा गया था कि भूमि में भू परिष्करण इसलिए आवश्यक होता है कि मिट्टी के छोटे छोटे कणों का अवशोषण उनकी जड़ों के द्वारा होता है, और अतः भूमि को जितना अधिक महीन जुताई की जा सके वो उसके लिए उतना ही अच्छा होगा, जिससे पौधे उतनी ही अधिक मात्रा में भूमि को चूसकर अधिक वृद्धि करेंगे। हालांकि इसको बाद में इसकी जो सत्यता है वो प्रमाणित नहीं हो सकी, और इन्होंने खाद को, जो भू परिष्करण को, खाद की भी संज्ञा इनके द्वारा दी गई थी। लिविंग तथा प्रिस्टले ने यह बताया था कि भूमि में वायु संचार, जो टिलेज होता है दोस्तों, भू परिष्करण से क्या होता है, वायु संचार बढ़ जाता है। मिलिक स्वीट के द्वारा बताया गया था कि भू परिष्करण का उद्देश्य केवल खरपतवारों को नष्ट करना ही बताया था। किसके द्वारा बताया गया था? केवल खरपतवारों को नष्ट करना, या मिलिक स्वीट ने बताया? डेवनपोर्ट ने 1881 में क्या कहा था? भू परिष्करण के बारे में धारणा दी थी कि भूमि को पोला भुरभुरा बनाकर मृदा में अधिक जल की मात्रा को संचित कर सकते हैं। भू परिष्करण की अगर हम बात करें कितने प्रकारों को होता है, तो यह 2 प्रकार से होता है, प्रारंभिक भू परिष्करण और द्वितीय भू परिष्करण। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक भू परिष्करण की अगर हम बात करें, खेत में बीज बोने तक जितने भी कृषि कार्य किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रारंभिक भू परिष्करण कहा जाता है। वहीं द्वितीय भू परिष्करण की अगर हम बात करें, तो खेत में बीज के बाद फसल की कटाई तक, बीज के बाद जो आप बीज बो देते हैं उसके बाद जब फसल आपकी तैयार होती है उसकी कटाई तक जितनी भी यांत्रिक क्रियाएं करी जाती हैं सभी क्या कहलाती हैं? द्वितीय भू परिष्करण कहलाते हैं। अगर इसके हम कुछ उद्देश्यों की बात करें, तो वायु संचार को बेहतर होना, अपर्दन को रोकना, जल धारण क्षमता को वृद्धि करना, ये सभी कुछ इसके उदाहरण हैं। द्वितीय भू परिष्करण के उद्देश्यों की बात करें, मृदा में वायु संचार को बेहतर करना, खरपतवारों को नष्ट करना, मृदा नमी को सुरक्षित करना, ये कुछ इसके द्वितीय भू परिष्करण के उद्देश्य हैं दोस्तों। अगर हम इसकी हानियों की बात करें, जैव पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाना, जैविक क्रियाओं पर प्रभाव, दब जाना मृदा का, और मृदा अपर्दन, ये सभी इसके क्या है? भू परिष्करण से हानियां हैं। मृदा अपर्दन की अगर हम बात करें, मान लेते हैं आप, ये हमारा खेत है, अगर आप इसकी जुताई कर देते हैं तो इसकी जो मिट्टी हो जाएगी पोली हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, जो पानी जब इसमें से सिंचाई वगैरह करेंगे तो सॉइल इरोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, हवा से भी और जल से भी। अब ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, कुछ हमने इनको पढ़ा था और कुछ तथ्य बचे हुए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो इष्टतम या प्रमाणिक भू परिष्करण किसे कहा जाता है? जुताई की संख्या जो किसी फसल से अधिक शुद्ध लाभ प्राप्त करने में सहायक होती है वो क्या कहलाती है? इष्टतम भू परिष्करण कहलाती है। शून्य भू परिष्करण का तात्पर्य यह है कि किसी फसल की बुआई पूर्व फसल के अवशेषों में ही बिना जुताई किए सीधे रूप में करना क्या कहलाता है? शून्य भू परिष्करण कहलाता है। अच्छा, हमने इसको पूर्व के लेक्चर में अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप पूर्व का लेक्चर जरूर करें। न्यूनतम भू परिष्करण की अगर हम बात करें, फसलों उत्पादन में भूमि की कम से कम जुताई को न्यूनतम भू परिष्करण कहा जाता है। अगर आप किसी प्रकार की कोई फसल ले रहे हैं तो उसमें जितना कम हो सके, कम से कम आप अगर जुताई कर रहे हैं तो क्या कहा जाएगा? न्यूनतम भू परिष्करण कहा जाएगा। मल्च टिलेज किसे कहा जाता है? भूमि की इस प्रकार जुताई करना जिसमें जीवांश अवशेष पलवार सामग्री भूमि की ऊपरी सतह पर छोड़ दिए जाते हैं। रासायन प्रति केमिकल फ्लो किसे कहा जाता है? प्रति भूमियों पर खरपतवारों का नियंत्रण जब भू परिष्करण यंत्रों पर के स्थान पर शाकनाशियों के द्वारा किया जाता है तो क्या कहलाता है? रासायन प्रति कहलाता है। अगर आप कह रहे हैं कि रासायन प्रति किसे कहा जाता है, आप खरपतवारों का जो नियंत्रण है दोस्तों, वो जब क्या कहते हैं कि अगर भू परिष्करण यंत्रों के स्थान पर अगर आप शाकनाशियों के माध्यम से कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? केमिकल फेलो कहा जाएगा। अब सामयिक भू परिष्करण काफी इंपॉर्टेंट बिंदु है। बीज सैया तैयार करने के लिए जो भी प्रारंभिक व द्वितीय भू परिष्करण की क्रियाएं साथ होती हैं उसको क्या कहा जाता है? अब सामयिक भू परिष्करण कहा जाता है। ब्लाइंड होइंग किसे कहा जाता है? इसके एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछे जाते हैं। तो गन्ना और आलू जैसी फसलों में क्या होती है? ब्लाइंड होइंग करी जाती है। ब्लाइंड होइंग होती क्या है? तो फसलों के अंकुरण के पूर्व गुड़ाई को क्या कहा जाता है? फसलों के अंकुरण के पूर्व
गुड़ाई को क्या कहा जाता है, ब्लाइंड होइंग कहा जाता है। सामान्य तौर पर यह गन्ना की फसल में करते हैं, क्योंकि गन्ने में अंकुरण काफ़ी देर में 30 से 35 दिनों के बाद होता है, और जब तक खरपतवार निकल आते हैं तो उन्हें दूर करना भी जरूरी रहता है। तो ब्लाइंड होइंग की कुछ फसलों के आपको एग्जाम्पल याद रखने जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त भूपरिष्करण की अगर हम बात करें, खेत में भूपरिष्करण की संख्या को नियंत्रित करने या कम करने के लिए कभी कभी दो कार्य एक साथ किए जाते हैं। संयुक्त का तात्पर्य है शब्द से जो या दो चीज़ों को आपस में मेलजोल कर करना, तो दो कार्य जब एक साथ किए जाते हैं तो क्या कहा जाता है, इसको संयुक्त भूपरिष्करण कहा जाता है। अगला हमारा है कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन टिलेज कैसे कहा जाता है, भूमि की ऊपरी सतह को प्राकृतिक रूप में बनाए रखकर पहली फसल के अवशेष मृदा की सतह पर छोड़ते हुए अगली फसल के लिए खेत के लिए तैयार करना संरक्षित भूपरिष्करण कहलाता है। इससे वायु व जल द्वारा होने वाले मृदा कटाव नियंत्रित होते हैं। इसके साथ ही पालतू पानी, जो फालतू वाला पानी है दोस्तों, रन ऑफ वाटर का बहाव भी क्या होता है, कम हो जाता है। दिशा निर्देशित भूपरिष्करण का क्या तात्पर्य है, विशेष रास्तों या फिर दिशा अनुसार किसी भी कार्य को अगर दिशा के अनुरूप कर रहे हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु दिशा, खेत के आधार रेखाओं या रकत जुताई करना, दिशा निर्देशित भूपरिष्करण कहलाता है। जब आप किसी प्रकार का कोई विशेष पैटर्न फॉलो करते हैं तो वह क्या कहलाएगा, दिशा निर्देशित भूपरिष्करण कहलाएगा। क्या होता है, जब आप कोई विशेष पैटर्न को फॉलो करते हैं तो वो दिशा ओरिएंटेड चीजें हो जाएंगी दोस्तों। चक्रीय भूपरिष्करण किसे कहा जाता है, रोटरी टिलेज किसे कहा जाता है, भूपरिष्करण का कार्य जिसमें मिट्टी चक्रीय रूप में काटकर भूमि में मिलाई जाती है। जब मिट्टी को आप चक्रीय रूप में काटेंगे और उसको भूमि में मिलाएंगे तो क्या कहा जाएगा, रोटरी टिलेज कहा जाता है। वहीं ले बाई की अगर हम बात करें, खड़ी फसल में फसल वृद्धि की एक अवस्था जिस पर अंतिम जुताई करते हैं क्या कहा जाता है, ले बाई कहा जाता है। वहीं डीप प्लगिंग और सब सॉइलिंग की बात करें तो मृदा की जब 40 सेंटीमीटर या इससे अधिक गहराई पर जुताई की जाती है तो गहरी जुताई से कहा जाता है। गहरी जुताई की सीमा क्या होती है, अधिकतम 40 सेंटीमीटर, आपको ये सीमा याद रखनी है, क्या होती है, 40 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो जो मृदा की जब 40 सेंटीमीटर या इससे अधिक गहराई पर जुताई की जाती है तो गहरी जुताई कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, मानसून की नमी को सुरक्षित रखना या भूमि की निचली सतहों पर सख्त सतहों को तोड़ना, ये क्या कहा जाएगा, गहरी जुताई कहा जाएगा। तो गहरी जुताई करने से मृदा में मिट्टी की जल संचयन क्षमता होती है वह भी बढ़ जाती है। मान लीजिए कुछ नली है जिनके माध्यम से क्या होता है, पानी जड़ क्षेत्र से रिस करके नीचे चला जाता है, तो जिससे क्या होता है कि पेड़ पौधों को पानी को ग्रहण करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब नीचे चली जाएंगी पानी उपस्थित नहीं रहती। अब आपने अमूमन 40 सेंटीमीटर से गहरी जुताई कर दी, तो जब गहरी जुताई कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये जो नलिकाएं हैं टूट जाएंगी, ये अपारगम्य हो जाएंगे, तो इसमें जो जल होगा वो आसानी से नीचे नहीं जाएगा और यहाँ पर जो क्या रहेगा, जल यहाँ पर भरा रहेगा, तो जो पेड़ पौधे जो आपके होंगे उन्हें जल आसानी से मुहैया हो जाएगा। अब ये परतें गहरी जुताई करने से क्या हो, अगर ये परतें टूटे ना, जो ये आपकी नलिकाएं हैं ये टूटे ना, तो यही पानी रिस करके नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये पानी जो आपका है रिस करके नीचे चला जाएगा तो पेड़ पौधों को आसानी से नहीं मिल सकेगा। अब यहाँ पर अगर आपका कोई पौधा लगा हुआ है तो वो इस पानी को आसानी से ग्रहण कर पाएगा, जिससे इसकी फसल की पैदावार आपकी अच्छी होगी। तो वही कहा जा रहा है कि गहरी जुताई, डीप प्लगिंग और सब सॉइलिंग का तात्पर्य क्या है, जब आप 40 सेंटीमीटर या फिर से अधिक की गहरी जुताई करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, गहरी जुताई कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, आमतौर पर नमी को सुरक्षित रखना, भूमि की निचली सतहों से सख्त सतहों अर्थात हार्ड पैन को तोड़ना, ये सभी क्या है, गहरी जुताई की कुछ चीज़ें इसमें शामिल है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं, आज से हमारा लेक्चर यहीं से आरंभ हो रहा है। क्या टिल्थ क्या है, इस पर बात करते हैं। किसी फसल की वृद्धि के लिए मिट्टी की उपयुक्तता के संबंध में मिट्टी की जो भौतिक स्थिति है, तो कुछ आपको कीवर्ड याद रखने। क्या याद रखना है, आप लोगों को कुछ कीवर्ड याद रखने जो आपके एग्जाम में आपको ऑप्शन को चुनने में सहायता प्रदान करेगा। किसी फसल की वृद्धि के लिए मिट्टी की उपयुक्तता के संबंध में मिट्टी की जो भौतिक स्थिति है क्या कहा जाता है, उसको टिल्थ कहा जाता है। टिलिएबिलिटी किसे कहा जाता है, टिलिएबिलिटी की अगर हम बात करें, टिलिएबिलिटी क्या है, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए मिट्टी में हेरफेर करने की जो डिग्री होती है वो क्या कहलाती है, टिलिएबिलिटी कहा जाता है उसको। तो टिलिएबिलिटी किसे कहा जाता है, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, मान लीजिए आप किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जब मिट्टी में हेरफेर करते हैं तो उसकी जो डिग्री होती है वो क्या कहलाएगी, टिलिएबिलिटी दोस्तों उसको कहा जाएगा। अगला हमारा बिंदु है कम जुताई। कम जुताई किसे कहते हैं, एक जुताई प्रणाली जिसमें प्राथमिक जुताई संचालन विशेष रोपण प्रक्रिया के अंत तथा संयोजन में किया जाता है ताकि द्वितीयक जुताई संचालन को कम या समाप्त किया जा सके।
तो कम जुताई का तात्पर्य क्या, अगर इसके हम शाब्दिक अर्थों की बात करें, क्या कह रहा है? पहली बात तो कह रहा है कि एक ऐसी जुताई प्रणाली जिसमें प्राथमिक जुताई संचालन विशेष रोपण प्रक्रिया के साथ संयोजन में किया जाता है। जब आप प्राथमिक जुताई कर रहे हैं तो ठीक ठाक कर लें, ठीक है, ताकि जब आप द्वितीयक जो जुताई कर रहे हैं, जो द्वितीयक जुताई कर रहे हैं, तो उसके संचालन को कम किया जा सके, या फिर क्या हो जाए, पूर्णतः उसको समाप्त किया जा सके, तो उसको क्या कहा जाएगा? कम जुताई कहा जाएगा। ये आप याद रखिए, टिल्थ और टिलिएबिलिटी याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टिल्थ किसे कहते हैं? किसी फसल की वृद्धि के लिए मिट्टी की उपयुक्तता के संबंध में मिट्टी की जो भौतिक स्थिति होती है, भौतिक स्थिति का संबंध किससे होता है? टिल्थ से होता है। वहीं जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए मिट्टी में जो हेर फेर किए जाते हैं, उसकी जो डिग्री होती है दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं? टिलिएबिलिटी कहलाते हैं। आइए अब हम कुछ भू परिष्करण से अतिरिक्त कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। यंत्रों व उपकरणों की सहायता से भूमि की भौतिक परिवर्तन, जिससे फसलों के लिए उपयुक्त क्यारी का निर्माण हो, सभी क्या कहलाते हैं? वो चीज़ें टिलेज कहलाती हैं। इसके अगर उद्देश्यों की बात करें, खरपतवारों को नियंत्रण किया जाना, नमी का संरक्षण करना, हानिकारक कीटों व व्याधियों युक्त अवशेषों को नष्ट करना, इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। वहीं बात की जाए भू परिष्करण का मृदा पर प्रभावों की, इसके तो मृदा रंध्रता, जलवायु रंध्र में वृद्धि, स्थूल घनत्व में कमी। अच्छा, जब भू परिष्करण को आप अपनाएंगे, टिलेज की प्रक्रिया को अपनाएंगे, तो बग डेंसिटी में हमें कमी देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट बिंदु है काफ़ी ज़्यादा, इसको याद रखिए। तो आपसे पूछा सकता है कि भू परिष्करण की क्रिया को अपनाए जाने पर किसमें कमी देखने को मिलती है? मिट्टी की कौन सी ऐसी संरचना है या फिर गुण है जिसमें हमें देखने को कमी देखने को मिलती है? तो बग डेंसिटी में हमें कमी देखने को मिलती है। पडलिंग की बात करें, पंकिलीकरण किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भूमि पर भरे पानी, आमतौर पर 5 से 10 सेंटीमीटर में मृदा की बुआई जुताई करना क्या कहलाता है? पंकिलीकरण कहलाता है, अर्थात पडलिंग कहे जाते हैं। अच्छा, ये पूछा था किस फसल में इसको अपनाया जाता है ज़्यादातर? भूमि पर भरे पानी आमतौर पर 5 से 10 सेंटीमीटर में मृदा की बुआई जुताई करना क्या कहलाता है? पडलिंग कहा जाता है। पंकिलीकरण के उपरांत मृदा में जो 2 क्षेत्र बनते हैं, कौन कौन से 2 क्षेत्र बनते हैं? एक हो गया आपका ऑक्सीकृत क्षेत्र। ऑक्सीकृत क्षेत्र में क्या होता है, इसको भी समझते हैं, और जो रिडक्शन क्षेत्र है उसको भी समझते हैं। तो ऑक्सीकृत क्षेत्र में क्या होता है? आमतौर पर ऑक्सीजन युक्त 1 या 10 mm अर्थात 1 सेंटीमीटर गहरी परत बनती है। कितनी गहरी परत बनती है? तो 1 सेंटीमीटर गहरी परत बनती है, ठीक है। वहीं रिड्यूस्ड जोन की बात करें अगर हम, जो रिड्यूस्ड जोन है, दूसरा जोन हमारा ये है, ये 2 हमारे क्षेत्र हैं, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन रहित होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से समझें इसको। पंकिलीकरण के उपरांत हमें 2 क्षेत्र देखने को मिलते हैं, एक हो गया आपका ऑक्सीडेशन जोन और एक हो गया रिड्यूस्ड जोन। जो ऑक्सीडेशन जोन होता है आमतौर पर 1 सेंटीमीटर, अर्थात इसको हम अगर मिलीमीटर की बात करें तो 1 से लेकर के 10 mm तक इसको हमें देखने को, ये गहरी परत देखने को मिलती है। जो आपका रिड्यूस्ड जोन है वो ऑक्सीजन रहित क्षेत्र होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती। तो ऑक्सीकृत क्षेत्र में क्या होता है? ऑक्सीजन पाई जाती है, और जबकि जो रिड्यूस्ड जोन है उसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, इसमें ऑक्सीजन का अभाव रहता है। पंकिलीकरण के उद्देश्यों की बात करें तो पानी की सतह के नीचे अपारगम परत का निर्माण करना। गहरी, आमतौर पर एक प्रकार से गहरी जुताई ही है। तो गहरी जुताई के अभी हमने बताया इसके फायदा क्या है, कि मान लीजिए आपका यही खेत है दोस्तों, और जो ये नलिकाएं होती हैं जिनसे पानी क्या होता है, जड़ क्षेत्र के नीचे रिस करके चला जाता है। जब आप इसकी गहरी जुताई कर देंगे तो ये आपस में टूट जाते हैं, तो आपका पानी जो है जड़ क्षेत्र से नीचे ना जा करके यहाँ पर संचयित रहता है, जिससे पेड़ पौधे इसे आसानी से ग्रहण कर पाते हैं। तो ये कह रहा है अपारगम परत का निर्माण, जो पानी को नीचे जाने से क्या करता है? रोकता है। खरपतवारों का नियंत्रण करना, धान के लिए उपयुक्त क्यारी का निर्माण करना। तो कभी कभी पूछा जाता है कि पडलिंग, आमतौर पर पडलिंग की जो क्रिया है किस में अपनाई जाती है, किस फसल में अपनाई जाती है? तो धान की फसल में हमें आमतौर पर अधिकतम रूप से देखने को मिलता है। भू परिष्करण के कुछ प्रकारों की बात करें, इंटेंसिव टिलेज किसे कहा जाता है? इंटेंसिव टिलेज को क्या कहा जाता है? क्लीन टिलेज भी कहा जाता है। भूमि की बार बार जुताई करना, जिससे भूमि की सतह पर आमतौर पर 15% से कम क्षेत्र में पादप अवशेष शेष रहे। तो इसमें हम प्रतिशत याद रखिए, इंटेंसिव टिलेज के अंतर्गत कितना होता है? 15% से कम क्षेत्र पादप अवशेष उपस्थित हो, तो उसे क्या कहा जाता है? इंटेंसिव टिलेज कहा जाता है, अर्थात क्लीन टिलेज कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है अधिक से अधिक चीज़ों को उसमें से हटा दिया जाना। जो खरपतवार है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के अवशेष हैं, उनको इतना हटाया जाना कि आमतौर पर 15% से कम ही मिले देखने को। इसके लाभ क्या है? मृदा के कठोरपन में हमें कमी देखने को मिलेगी, कीट खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। हानियाँ, अधिक मृदा अपरदन व महंगी प्रक्रिया सघन भू परिष्करण, ये इसके कुछ हानियाँ हैं। सघन भू परिष्करण, प्राथमिक भू परिष्करण अभी हमने आपको बताया, कठोर मृदा की हल के माध्यम से
कठोर मृदा की हल के माध्यम से गहरी जुताई करना। प्राथमिक भू परिष्करण में क्या होता है, गहरी जुताई को इसमें करा जाता है। मड बोर्ड प्लग अर्थात एमबी मिट्टी की गहरी जुताई को करने में, मिट्टी की गहरी जुताई करने में हमारी सहायता प्रदान करता है। डिस्क प्लो क्या है, डिस्क प्लो की अगर हम बात करें, मिट्टी की गहरी जुताई व उलटना। डिस्क प्लो मिट्टी को क्या करता है, गहरी जुताई भी करता है, उसके साथ साथ मिट्टी को उलटने का कार्य भी करता है। देसी हल भूमि में आकार में जुताई करता है। रोटावेटर क्या करता है, प्राथमिक व द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र है। पावर टिलर, सब सॉइलिंग, सब सॉइलिंग की अगर हम बात करें, भूमि को बिना पलटते हुए अधोसतह अर्थात 60 से 70 सेंटीमीटर नीचे उपस्थित कठोर परत को चिजल हल के माध्यम से तोड़ता है। किसके माध्यम से, चिजल हल के माध्यम से। और सब सॉइलिंग के माध्यम, सब सॉइलिंग का तात्पर्य इसमें जो करीब अमूमन गहराई की बात करें तो 60 से 70 सेंटीमीटर की रहती है। 60 से सब सॉइलिंग हो गई, 60 से आपका 60 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे इसको याद रखें, सब सा बराबर 60, तो इसको ऐसे याद रखें। तो सब सॉइलिंग में क्या होता है, भूमि को बिना पलटे हुए अधोसतह अर्थात 60 से 70 सेंटीमीटर नीचे उपस्थित जो कठोर परत है उसको चिजल हल के माध्यम से तोड़ देना सब सॉइलिंग कहलाता है। द्वितीयक भू परिष्करण की अगर हम बात करें, सेकेंडरी टिलेज की, तो प्राथमिक भू परिष्करण के बाद जो भी क्रियाएं अर्थात मृदा में हल्की जुताई करना, बुआई करना, निराई गुड़ाई करना, फसलों पर मिट्टी चढ़ाना, ये सभी क्या है, द्वितीयक भू परिष्करण के प्रकार है। या मतलब द्वितीय भू परिष्करण के अंतर्गत जो भी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। डिस्क हैरो काफी इंपॉर्टेंट है। डिस्क हैरो, कल्टीवेटर, पाटा, सीड ड्रिल, लेजर लैंड लेवलर जो भूमि को समतल करने का कार्य करता है। लेजर लैंड लेवलर क्या करता है, लेवल का तात्पर्य क्या है, बराबर करना, तो लेजर लैंड लेवलर ये भूमि को समतल करता है। रिज हल की अगर हम बात करें, मेड़ बनाने का कार्य करता है। ये सभी इसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो डिस्क हैरो, कल्टीवेटर, पाटा, सीड ड्रिल, लेजर लैंड लेवलर ये क्या है दोस्तों, ये द्वितीयक भू परिष्करण के यंत्र है जिसमें प्रयोग किए जाते हैं। रिज हल क्या करता है, मेड़ बनाने का कार्य करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके उदाहरण याद रखें, पूछे जा सकते हैं कि प्राथमिक यंत्र कौन कौन से हैं, द्वितीयक यंत्र कौन से हैं। कंजर्वेशन टिलेज की बात करें, भूमि पर कम से कम जुताई करना ताकि भूमि की सतह पर 30% से अधिक क्षेत्र में पादप अवशेष उपस्थित रहें। कंजर्वेशन टिलेज की अभी हमने पूर्व में ही बात करी, किंतु अगर दूसरी भाषा की बात करें, भूमि पर आमतौर पर कम से कम जुताई की जानी चाहिए और भूमि सतह पर जो पादप अवशेषों की बात करें तो अमूमन 30% तक अवशेष दोस्तों इसके उपस्थित रहे। तो कंजर्वेशन टिलेज की अगर हम बात करें, भूमि पर कम से कम जुताई की जानी चाहिए और भूमि सतह पर 30% से अधिक क्षेत्र में, यहाँ पर कम नहीं दोस्तों, अधिक की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर संरक्षित की बात की जा रही है। इंटेंसिव में जो उसमें तो 15% से कम रहा। ये आप अगर देखें इधर, ये देखिए इंटेंसिव में तो 15% से कम रहेगा, पादप क्षेत्र के जो अवशेष हैं वो कम रहेंगे, सघन भू परिष्करण का तात्पर्य। और जो संरक्षित है, आपको अगर जैसे नमी वगैरह संरक्षित करना है, मल्च वगैरह बनाए रखना है नमी को संरक्षित करने के लिए, तो आपको ठीक ठाक मात्रा में पादप अवशेष बचे हों। तो भूमि पर कम से कम जुताई की जानी चाहिए। इस प्रकार जुताई किया जाना चाहिए कि बहुत ज़्यादा पादप अवशेष नष्ट ना हो। तो भूमि पर कम से कम जुताई करना ताकि भूमि की सतह पर 30% से अधिक क्षेत्र में पादप अवशेष शेष रहें। लाभ मृदा का कम अपर्दन, सस्ती प्रक्रिया, हानियां, कीट, व्याधियों, खरपतवारों का अधिक प्रकोप। उदाहरण की बात करें, जीरो टिलेज, मंच टिलेज, ये सभी क्या है, कुछ संरक्षित टिलेज के उदाहरण हैं दोस्तों। जीरो टिलेज किसे कहते हैं, प्राथमिक जुताई कार्य नहीं करके सीधे ही फसल की बुआई कर देना। मान लीजिए आपने किसी फसल को बोने से पहले आपने क्या करा, आपके खेत में उसकी पहले जुताई करी, जुताई करने के बाद उसको बराबर किया, खरपतवारों को उसमें से अलग किया, फिर बीजों को आपने बोया। किंतु जो जीरो, तो ये सभी टिलेज की प्रक्रियाओं में शामिल है। जीरो टिलेज के अंतर्गत क्या होता है कि बिना खेत की तैयारी किए हुए पादप के उसमें उपस्थित है, आपने ना ही उसकी जुताई करी, ना ही आपने खरपतवारों को उसमें निकाला। तो प्राथमिक जुताई का कार्य ना करके सीधे ही फसलों की बुआई कर देना क्या कहा जाता है, जीरो टिलेज कहा जाता है। जीरो टिलेज में जो खरपतवार नियंत्रण है वो आमतौर पर पैराक्वाट, डाइक्वाट एवं ग्लाइफोसेट के माध्यम से किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अतः इन्हें जीरो टिलेज, अतः इन्हें क्या कहा जाता है, जीरो टिलेज खरपतवार नाशी कहा जाता है। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है जीरो टिलेज। अगर हम बात करें, जीरो टिलेज खरपतवार नाशी किसे कहा जाता है,
जीरो टिलेज खरपतवार नाशी की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों पीडीजी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पीडीजी को। ये सम्मिलित रूप से याद रखिए, याद रखने की ट्रिक है। पी से आपका हो गया पैराक्वाट, डी से हो गया डाइक्वाट, जी से आपका हो ग्लाइफोसेट। तो पीडीजी को क्या कहा जाता है? पीडीजी को जीरो टिलेज की संज्ञा दी जाती है। तो जीरो टिलेज की अगर हम बात करें, प्राथमिक जुताई का कार्य नहीं करके सीधे तौर पर फसलों की बुआई कर दी जाती है। और इसमें जो खरपतवारों का नियंत्रण आमतौर पर पीडीजी के माध्यम से किया जाता है, जिसे पैराक्वाट, डाइक्वाट, ग्लाइफोसेट कहा जाता है। अतः इन्हें जीरो टिलेज की संज्ञा दी जाती है। गहरी जुताई 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी जुताई करी जाती है। मध्यम जुताई 15 से 20 सेंटीमीटर। कभी पूछा था गहरी जुताई में आमतौर पर कितनी गहराई रखी जाती है जुताई करने की? तो 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी जुताई करी जाती है। मध्यम में 15 से 20 सेंटीमीटर, हल्की जुताई 5 से 6 सेंटीमीटर रखी जाती है। मशीनों की शक्ति अश्वशक्ति में नापी जाती है। मशीनों की जो शक्ति है किसमें नापी जाती है? अश्वशक्ति में नापी जाती है। एक अश्वशक्ति कितनी होती है? एक अश्वशक्ति में 746 वाट्स होते हैं। एक मानव शक्ति में 0.1 अश्वशक्ति होता है, हॉर्स पावर होता है। ये याद रखिए, ये यूनिट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्क हल व डिस्क हैरो का डिस्क कोण कितना होता है? तो 42.5 डिग्री आमतौर पर होता है। वहीं लगभग 40 से लेकर के 45 होता है। लेकिन अगर ठीक ठाक मान की बात करें, जो आमतौर पर देखने को मिलता है, तो 42.5 डिग्री देखने को मिलता है। इसकी किसकी बात हो रही है? डिस्क हल की बात हो रही है और डिस्क हैरो की बात हो रही है। इसके डिस्क कोण की बात की जा रही है, तो 42.5 डिग्री। डिस्क हल व डिस्क हैरो का टिल्ट कोण की अगर हम बात करें, टिल्ट कोण कितना होता है दोस्तों? तो 15 से 25 डिग्री। टिल्ट कोण कितना होता है? 15 से 25 डिग्री। वहीं 42.5 डिग्री डिस्क कोण होता है। शेयर फाल हलों का वह भाग होता है जो भूमि के संपर्क में आकर उसको खोलने का कार्य करता है या फिर उलटने का कार्य करता है। तो किसे कहा जाता है? शेयर फाल को कहा जाता है इसको। एक कार्य दिवस में देसी हल द्वारा 0.1 से लेकर के 0.15 हेक्टेयर भूमि की जुताई की जा सकती है। देसी हल के माध्यम से अगर आप एक कार्य दिवस की बात करें, कितनी जुताई करी जा सकती है? तो 0.1 से लेकर के 0.15 हेक्टेयर भूमि की जुताई करी जा सकती है। फर्टिकम सीड ड्रिल बीज व उर्वरक दोनों के साथ बुआई करता है। जो आपका फर्टिकम सीड ड्रिल होता है, बीज के साथ साथ उर्वरक दोनों की दोस्तों साथ में बुआई करता है। तो ये हमारी टिलेज की क्लास समाप्त हो गई। अब हमारी सॉइल साइंस की क्लासेस आरंभ होंगी दोस्तों। उसमें हम सभी लोग इरिगेशन से टॉपिक को आरंभ करेंगे। तो मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।